रहा हूँ। Peace be with you all. And last time we did diffusion process, and today we are going to read or study the next topic, facilitated diffusion. Facilitated diffusion. So many molecules do not diffuse freely across cell membrane, and because of their size or charges. पिछले प्रोसेस में हमने क्लियरली देखा है कि बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं लाइक वाटर है, गैसेस है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा, दे कैन फ्रीली मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी। ठीक है, क्यों मूव कर सकते हैं? क्योंकि आप उसमें देख चुके हैं कि उनका साइज जो है वो बहुत छोटा होता है और इस वजह से वो हायर तो इसलिए डिफ्यूजन में ऐसा हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि फ्रीली डिफ्यूज नहीं हो सकते, वो फ्रीली डिफ्यूज नहीं हो सकते। So such molecules are taken into or out of the cells with the help of transport protein present in cell membrane. अगर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाऊं, नीचे मौजूद है तो आप उसमें देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे, ये बायलेयर्स, लिपर्ड्स बायलेयर है। आप लोगों ने इसको चैप्टर नंबर 4 के फर्स्ट हाफ में भी आपने सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में भी देखा था कि ये जो हैं क्रॉस द मेम्ब्रेन। Okay, let's see once again the picture of cell membrane. So you can clearly see here, this is a double membrane. पिंक कलर में आपको डबल मेम्ब्रेन जो है वो डबल लेयर ऑफ लिपिड्स नजर आ रही हैं, और यहाँ पे येलो कलर में आपको ये नजर आ रहे हैं लिपिड्स, प्रोटीन जो है, ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर के मॉलिक्यूल जो हैं सर्कुलर में दिखाए गए हैं कि ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए विदाउट एनी डिफिकल्टी, विदाउट एनी यूजिंग एनर्जी और विदाउट एनी असिस्टेंट वो जो है डिफ्यूज हो जाते हैं हायर एरिया ऑफ कंसंट्रेशन से लोअर एरिया ऑफ कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो डिफ्यूजन के जरिए मूव नहीं कर सकते क्योंकि उनका साइज जो है वो लार्ज होता है। तो यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन जो येलो प्रोटीन है, ये मॉलिक्यूल्स की असिस्टेंस करती है, हेल्प करती है उन्हें पार कराने में। ये ऐसे ही है जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है, और वहां से बगैर वीजा के कोई नहीं गुजर सकता, ठीक है। लेकिन अगर कोई गुजरना चाहता है तो उसे वीजा की असिस्टेंस लेनी पड़ेगी। तो जो आर्मी है या वीजा सेक्शन है वो हेल्प कर रहे हैं बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए, तो वो कैरियर प्रोटीन का काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन का, ठीक है। अगर जिसके पास वीजा होगा, ये प्रोटीन चेक करेगी कि जी वीजा है, उसको अपने साथ जोड़ के बॉर्डर पार करा देगी। तो होपफुली मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गई होगी। मैं दोबारा से ये पढ़ देता हूँ और फिर इस तस्वीर पर हम गौर करेंगे। So many molecules do not diffuse freely across the cell membrane because of their size or charge.
So such molecules are taken into or out of the cell with the help of transporter protein present in the cell, जैसा कि डायग्राम में मैंने आपको दिखाया. So when a transport protein move a substance from higher to lower concentration, the process is called facilitated diffusion. ऐसा अमल जिसमें ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन एक सब्सटेंस को हायर एरिया ऑफ कंसंट्रेशन से लोअर एरिया ऑफ कंसंट्रेशन की तरफ मूव कराएंगे, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. और रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज हायर देन सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि इसमें असिस्टेंस मिल रही है, हेल्प मिल रही है ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन की, कैरियर प्रोटीन्स की. तो इस वजह से ये जो है इसका रेट जो है, इसका स्पीड जो है, इसका होने के जो शरह है वो डिफ्यूजन से ज्यादा है. सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज आल्सो टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट. यहां पे भी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हो रहा. ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन तो यूज हो रही है लेकिन एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही, एटीपी यूज नहीं हो रही, इसलिए ये भी मीडियम जो है ट्रांसपोर्ट का, इसको पैसिव मीडियम कहते हैं. पैसिव और एक्टिव में फर्क आप गौर से सुन लें कि पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्टेशन है, ऐसी मूवमेंट है जो हायर एरिया से लोअर एरिया की तरफ होती है विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी. जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है movement of molecule from lower area of concentration to higher area of concentration by using ATP energy. Hopefully it is clear. तो यहाँ पे डायग्राम एक दफा फिर आप गौर से देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो हैं, अगर यहाँ पे ये स्टार लाइक मॉलिक्यूल हैं, ये अगर कैरियर प्रोटीन की मदद से हायर एरिया से लोअर एरिया की तरफ मूव करेंगे तो इस तरह की डिफ्यूजन को हम क्या बोलेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्रोटीन जो है फैसिलिटेट कर रही हैं, इसलिए इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हम कहते हैं. तो मेरे ख्याल में आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा. अगर आ गया तो आप मुझे रिएक्शन देता हूँ. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑस्मोसिस. सो हियर यू कैन सी ऑन योर बुक कि व्हाट इज ऑस्मोसिस. द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल. कौन से मॉलिक्यूल? वाटर मॉलिक्यूल. Osmosis is movement of water molecule across a semi-permeable membrane from a solution of lesser solute concentration to a solution of higher solute concentration. तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने कि solution of lesser solute concentration. Lesser solute concentration का मतलब ये है कि वहां पे solute कम होगा और water molecule की concentration ज्यादा होगी. और to the solution of higher solute concentration. higher solute concentration का मतलब है कि solute के molecule ज्यादा होंगे और water के कम होंगे. तो ultimately यहाँ पे भी जो movement है higher area of concentration to the lower area of concentration, यानी lesser solute concentration में water molecule की concentration ज्यादा है और higher solute concentration में water molecule की concentration कम है. तो water की movement कहाँ से कहाँ को हो रही है? higher area of concentration to the lower area of concentration without using any energy. Is it clear? लेकिन यहाँ पे ऑस्मोसिस में कंपल्सरी है कि सिर्फ किसकी मूवमेंट होगी? वाटर मॉलिक्यूल. क्लियर है? सो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल across a semi-permeable membrane from its higher area of concentration to lower area of concentration. या फिर आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं from a solution of lesser solute concentration to the solution of higher solute concentration. Hopefully it is clear to you. तो इस osmosis के कुछ rules हैं जो कि आपको understand करने हैं. The rules of osmosis can be best understood through the concept of tonicity. अब टॉनिसिटी आप अपनी बुक्स में लिख सकते हैं कि relative solute concentration in a solution is known as tonicity. I repeat, relative solute concentration in a solution is known as tonicity. ठीक है? टॉनिसिटी से क्या मतलब है कि सोल्यूट के अंदर जो उसकी कंसंट्रेशन होती है, रिलेटिव सोल्यूट कंसंट्रेशन होती है, उसको उसकी टॉनिसिटी कहते हैं. ठीक है? तो द टर्म टॉनिसिटी रेफर टू रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन बीइंग कंपेयर्ड. ठीक है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा?
जिसमें रिलेटिवली मोर सोल्यूट। अगर सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और अगर सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है, सोल्यूट कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है। और अगर दोनों तरफ, सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ सोल्यूशन की सोल्यूट कंसंट्रेशन सेम है, तो इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है। तो मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं, टोनिसिटी का मतलब क्या है, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन बीइंग कंपेयर्ड। हाइपरटोनिक का मतलब क्या है कि एक तरफ ज्यादा कंसंट्रेशन है और एक तरफ लोअर कंसंट्रेशन है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, तो अगर ये डायग्राम में, तो ये जो लेफ्ट साइड है आपकी राइट साइड होगी, जहाँ पे पिंक जो कलर है वो ज्यादा है और ब्लू कलर के कम है, तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसके नीचे लिखा है हाइपरटोनिक। और दूसरी तरफ अगर देखें हम, तो वहां पे सल्यूट यानी पिंक कलर का सल्यूट जो है वो कम है और वाटर मॉलिक्यूल जो कि ब्लू कलर के हैं वो ज्यादा हैं, तो इसलिए इसको डाइल्यूट यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा गया। ठीक है। और अगर ये दोनों तरफ सेम होगी कंसंट्रेशन, अगर दोनों तरफ सेम होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। और यहाँ पे ऑस्मोसिस कैसे हो रही है, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि जहां पे डाइल्यूट सॉल्यूशन है यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट हो रही है अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। So I repeat, osmosis is the movement of water molecule from hypotonic solution to the hypertonic solution. या फिर higher concentration of water molecule to the lower concentration of water molecule through a semi-permeable membrane without using any energy. ठीक है। तो इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो मेरे ख्याल में ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इन ऑस्मोसिस इज वाटर बैलेंस प्रॉब्लम। तो व्हाट इज वाटर बैलेंस प्रॉब्लम? लेट्स रीड फ्रॉम योर बुक। When an animal cell such as red blood cell is placed in a isotonic solution, जब एक एनिमल सेल है उसको, जैसे कि रेड ब्लड सेल है, तो उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया हमने, सो द सेल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज द रेट एट विच वाटर इज एंटरिंग सेल इज इक्वल टू द रेट एट विच इट मूविंग आउट। क्योंकि आइसोटोनिक में रखा है तो जितने मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे उतने ही बाहर आ जाएंगे और वो इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। और इस तरह से द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने अंदर जा रहे हैं उतने ही बाहर जाएंगे, तो उसका जो साइज है ब्लड, रेड ब्लड सेल का, वो सेम रहेगा। लेकिन व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया है तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो वाटर जो है सेल के इनसाइड आएगा, और सेल के इनसाइड आएगा तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल होना शुरू हो जाएगा। और स्वेल होगा तो इट विल, और इस पे वाटर मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और ये रप्चर हो जाएगा। तो दोबारा से देखें, व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ hypotonic solution, water enter and cell swell and may rupture like an overfilled balloon. Or similarly, an animal cell placed in hypertonic solution, अगर hypertonic solution में रखा जाएगा तो उसमें से वाटर कंटेंट जो है आउटसाइड मूव करेंगे और सेल श्रिंक हो जाएगा। ठीक है। सो इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट फ्रेश वाटर एनिमल सेल मस्ट हैव वेज टू प्रिवेंट एक्सेसिव एंट्री ऑफ वाटर। तो इसलिए क्या है कि अगर कोई जानदार पानी में रहता है, पानी के एनवायरनमेंट में, फ्रेश वाटर में, तो उसमें लाजमी है कि उसमें एक्सेसिव वाटर को रिमूव करने का कोई फिनोमेना मौजूद होना चाहिए, अदरवाइज वो डाई कर जाएगा। और इसी तरह अगर कोई एनिमल हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रहता है, सी वाटर में रहता है, तो उनके पास ऐसा अमल होना चाहिए, ऐसा प्रोसेस होना चाहिए, ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो एक्सेसिव सॉल्ट को रिलीज कर सके। ठीक है। So this is the water balance problem in the एनिमल सेल। और इसको डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको दिखाऊं
तो नीचे डायग्राम के साथ भी उन्होंने दिखाया हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ एनिमल सेल इज प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन तो उस पे कोई असर नहीं होगा। क्लियरली सेंटर वाली डायग्राम आप देख सकते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर एनिमल सेल रखा गया है तो उसमें कोई असर नहीं हो रहा, वो जितने मॉलिक्यूल इन हो रहे हैं उतने ही आउट हो रहे हैं, तो सेल का साइज सेम रह रहा है। लेकिन अगर उसे हाइपोटोनिक में रख दिया तो हाइपोटोनिक में जो वाटर कंसंट्रेशन है आउटसाइड द सेल वो ज्यादा है, इनसाइड कम होगी, तो हाइपोटोनिक से वो हाइपोटोनिक की तरफ मूव करेगा, तो सेल इनसाइड वाटर जो है इनसाइड मूव करेगा और सेल जो है स्वेल होता जाएगा और उसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वाटर प्रेशर को बियर नहीं कर पाएगी और वो रप्चर हो जाएगी। और इसी तरह से हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होगा कि जो बाहर कंसंट्रेशन है वाटर की वो कम है, अंदर ज्यादा है, तो वाटर अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा और नतीजतन जो सेल है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, उसका सेल वाटर कंटेंट जो है कम हो जाएंगे। तो दोनों हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक दोनों कंडीशन, दोनों एनवायरनमेंट जो है हार्मफुल हैं। अगर इनमें किसी एनिमल को, किसी जानदार को रहना है तो उसे अपना जो कोई मैकेनिज्म है, एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम प्लांट सेल में देखें ये कंडीशन, तो प्लांट सेल में क्या होता है, सो लेट्स सी इन प्लांट सेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांट सेल के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपकी बुक में लिखा है कि वाटर बैलेंस प्रॉब्लम आर समवट डिफरेंट फ्रॉम फॉर प्लांट सेल। प्लांट सेल के लिए ये कंडीशन जो है डिफरेंट है बिकॉज ऑफ दियर रिजिड सेल वॉल, क्योंकि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर है, सेल वॉल है, तो उसकी वजह से उनमें ये प्रॉब्लम डिफरेंट है। सो मोस्ट प्लांट सेल लिव इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, that is there is low concentration of solute in extracellular fluid than in cell. So as a result, water tends to move for first inside cell and then inside vacuole. तो प्लांट्स में क्या होता है कि पानी जब वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं तो वाटर जो है इनसाइड सेल मूव करता है और इनसाइड मूव करने के बाद उनके लार्ज वैक्यूल में मूव कर जाता है और फिर वैक्यूल का साइज इंक्रीज हो जाता है और साइटोप्लाज्म प्रेस firmly against the interior of cell wall, और इसकी वजह से क्या होता है कि which expand a little, और उसकी वजह से little expansion होती है और due to the strong cell wall plant does not rupture। plants की सेल वॉल क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मेम्ब्रेन भी सपोर्ट कर रही है, सेल वॉल भी सपोर्ट कर रही है, तो वो रप्चर नहीं होते बल्कि रिजिड हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं, तो उसमें ये हेल्पफुल होता है। So in this condition, the outward pressure on the cell wall exerted by the internal water is known as turgor pressure। तो जो प्रेशर exert कर रहा है वाटर ऑन द सेल वॉल उसको टर्गर प्रेशर कहते हैं, या इस फिनोमेना को टर्गर कहते हैं। और इसी तरह आइसोटोनिक कंडीशन में क्या होता है कि आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में द नेट अपटेक ऑफ वाटर इज नॉट इनफ टू मेक द सेल टर्जिड और इट इज फ्लैसिड, तो वो फिर मुरझा जाता है। ठीक है, तो प्लांट्स को क्या चाहिए, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट चाहिए ताकि वो इरेक्ट रहे, टर्जिडिटी उनमें रहे ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सके। अगर उन्हें आइसोटोनिक में रखा जाएगा तो वो टर्जिडिटी नहीं मिलेगी, इनफ प्रेशर नहीं मिलेगा, तो वो फ्लैसिड हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में प्लांट सेल लूज वाटर एंड साइटोप्लाज्म श्रिंक, और श्रिंकिंग की वजह से वहां पे श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लांट सेल के लिए कौन सी फेवरेबल कंडीशन है, हाइपोटोनिक, ना कि आइसोटोनिक और ना कि हाइपरटोनिक। क्लियर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि प्लांट सेल में जब उसको हाइपोटोनिक में रखेंगे तो उसका वैक्यूल जो है वो स्वेल हो जाता है और वो वाटर जो है सेल वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करता है और सेल जो है नॉर्मल हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। लेकिन अगर आइसोटोनिक में रखा जाए तो वो फ्लैसिड होता है, मुरझा जाता है, और अगर हाइपरटोनिक में रखा जाएगा तो वो बिल्कुल वो श्रिंक हो जाता है उसका साइटोप्लाज्म, और इसको प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, श्रिंक्ड हो जाता है, और ये भी इसके लिए ठीक नहीं है। तो दिस इज द वाटर बैलेंस प्रॉब्लम इन एनिमल एंड
plants. You can see clearly in the diagram. ये एनिमल सेल में है और ये प्लांट सेल में है. So hopefully it is clear to you all. अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं.